हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कुछ हद तक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेम टू सेम होता है, लेकिन अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में चेंजेस होने की वजह से, डिफरेंस होने की वजह से इनके लॉज में भी कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, चेंजेस रहते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है कि जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल रे होता है, ये सारे एक ही पॉइंट्स पे आने चाहिए, मतलब सेम प्लेन पे होने चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक प्लेन है, एक मीडिया का डिवीज़न बाउंड्री लाइन है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे आ रहा है, इसके ऊपर से जैसे ये दूसरा मीडिया में जा रहा है वो अगर बेंड हो रहा है नॉर्मल की ओर, अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें ये वाला, ठीक है, और ये कुछ इतना हद तक रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे आते ही रिफ्रैक्टेड रे इतना हद तक कुछ बेंड किया और ये हम लोग का एक नॉर्मल पॉइंट है। तो ये सब जितना भी रेज है ये सारे एक ही प्लेन पे आना चाहिए, प्लेन सरफेस पे आना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिफ्रैक्शन लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरा लॉ हम लोग को क्या बताता है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में मतलब इस लॉ के रिलेटेड आता है। तो दूसरा लॉ क्या बताता है कि जो जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा साइन के केस में, मतलब कि इसमें हम लोग साइन का वैल्यू लेना है, उसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो जो होना चाहिए कितना कांस्टेंट होना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना भी इंसिडेंट रे का एंगल होगा, मतलब इंसिडेंट रे का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री के कुछ बराबर होगा, तो उसका कुछ ना कुछ जो रिफ्रैक्टेड रे होगा उसका एंगल हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा, एंगल आर डिग्री कुछ होगा, तो वो कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए ऐसा, ठीक है। इसको हम लोग और कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से हम लोग डिनोट करते थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, पहले नीचे वाला, ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। मीडियम ए, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को डिनोट करते हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स है वो रिमेंबर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कि जब भी एक इंसिडेंट रे, ये एक प्लेन है, जब भी एक इंसिडेंट रे आ रहा हो और वो जैसे ही रेयरर से डेंसर की ओर ट्रैवल करता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर की ओर जाता है तो वो क्या करता है, नॉर्मल के, ये अगर नॉर्मल लाइन है तो ये नॉर्मल के टूवर्ड बेंड करता है थोड़ा सा, ठीक है, ये नॉर्मल के टूवर्ड थोड़ा सा बेंड करता है। रेयरर से जब भी डेंसर की ओर जब इंसिडेंट रे ट्रैवल करेगा तो ये किस तरफ बेंड करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल लाइन है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या जानते थे, अगर दो मीडिया है, इस बार पहला नंबर पे जो रहेगा वो है डेंसर से रेयरर की ओर अगर जा रहा है लाइट, इंसिडेंट रे कैसे होगा, ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, और हम लोग का एक नॉर्मल दिया हुआ है। अब जैसे ही डेंसर से ये रेयरर की ओर आएगा तो ये क्या करेगा, अवे चला जाएगा नॉर्मल से, ये नॉर्मल लाइन है उससे थोड़ा अवे बेंड, मतलब कि अवे चला जाएगा, थोड़ा दूरी बना लेगा, ठीक है, डेंसर से रेयरर की ओर आने के लिए। इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो रेयरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये अभी बच्चा है, छोटा बच्चा, ठीक है। डेंसर को क्या बोल सकते हैं, एक एडल्ट है, कोई घर का बड़ा व्यक्ति। तो जब भी बच्चा बड़े बड़े व्यक्ति की तरफ जाता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट होता है, मतलब कि अगर उसको टॉफ़ी का लालच दिया जाए तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। वही अगर डेंसर से रेयर की ओर अगर बड़े व्यक्ति अगर बच्चे की तरफ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, भागने लग जाते हैं डर के मारे, डर तो लगता ही है किसी भी एडल्ट से। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको कि जब बच्चा अगर बड़े की तरफ जा रहा है, अगर बड़े उसको टॉफ़ी दिखा रहा है तो वो क्या करेगा, बड़े की तरफ चिपकेगा, नॉर्मल की तरफ चिपकेगा। लेकिन वही अगर डेंसर से रेयर की ओर जा रहा है, मतलब कि जो बड़े लोग हैं वो अगर रेयरर की ओर जा रहे हैं तो वो क्या करने जा रहे हैं, एक तरीके से मान लीजिए डांटने ही जा रहे हैं या मारने ही जा रहे हैं, तो क्या करेगा, बच्चा भागेगा, दूर भागेगा। इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये थोड़ा एक तरीके से टिप्स है समझने का, नहीं समझ में आता है तो। अब एक और केस आएगा, अगर मान लिया जाए कि ये तो हम लोग दो मीडियम का बात कर रहे हैं कि एक ऊपर का एयर है या नीचे का वाटर है
या वाटर है पहले, फिर एयर है, इस तरीके से हम लोग बात करें। लेकिन अगर यहाँ पे दिया जाए एक ग्लास स्लैब का, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है अगर, तो उसमें लाइट कैसे ट्रैवल करेगा, कितना रिफ्रैक्ट करेगा, कितना नहीं करेगा। तो अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उस पर रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरीके से अगर गिर रहा है, ठीक है, नॉर्मल कुछ इसका ऐसा बनेगा, तो ये क्या करेगा, अभी पहले ये कहाँ से आ रहा है, तो एयर से आ रहा है। जैसे ये ग्लास स्लैब के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, मतलब एयर क्या हो गया, रेयरर हो गया, ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो रेयरर से डेंसर की ओर में क्या होता था, नॉर्मल के टूवर्ड्स जाता था, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड करेगा, फिर ये सीधा ट्रैवल करेगा, और जैसे ही ये डेंसर से फिर रेयरर की ओर आएगा, मतलब कि बाहर निकलेगा ग्लास स्लैब से। जब बाहर निकलेगा तो क्या होता है, डेंसर से जब रेयरर की ओर आता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका अगर हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे तो ये क्या होगा, अवे चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग मान लेंगे I1, मतलब इंसिडेंट एंगल जो अगर मान लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा R2, फिर इसको क्या मान लेंगे I2, और इसको क्या मान लेंगे R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जब भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसमें लाइट अगर एंटर कर रहा है तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो किस मीडियम से किस मीडियम की ओर जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसका रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बेंड करेंगे या अवे करेंगे। तो इसके बाद हम लोग जब दूसरे एंड से जब इसका लाइट रे निकलेगा तो वो किस तरफ रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये ग्लास स्लैब का, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का था। अब कुछ कुछ केस में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रहता है, लेकिन उसमें जो लाइट रे गिरता है वो कैसे गिरता है, तो परपेंडिकुलर गिरता है इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है कि जो जितना भी लाइट गिर रहा है इस ग्लास स्लैब के ऊपर, वो विदाउट रिफ्रैक्ट हुए वो बाहर निकल जाता है सीधा नॉर्मल लाइन पे। मतलब इसका जो एंगल ऑफ आई होता है वो भी ज़ीरो होता है, और एंगल ऑफ आर जो होता है वो भी ज़ीरो होता है। मतलब इंसिडेंट रे भी जीरो और रिफ्रैक्टेड रे भी जीरो, ठीक है। अब हम लोग को एक यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स में क्या बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ ग्लास सरफेस इन सच ए वे दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट एक ग्लास स्लैब के ऊपर गिर रहा है, एक ग्लास स्लैब है उसके ऊपर रे ऑफ लाइट गिर रहा है कुछ इस तरीके से कि उसका जो एंगल है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ये नॉर्मल लाइन है। और हाँ, डिटरमाइन द एंगल, तो इसका रिफ्रैक्शन किस तरफ होगा, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब पे ये एयर से, मतलब ये ऊपर का एयर है और ये ग्लास स्लैब में एंटर कर रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है। रेयरर से डेंसर की ओर जब जा रहा है तो इसमें क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा थोड़ा सा, ठीक है, टूवर्ड द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड करेगा। ऐसा इसका कुछ डायग्राम बनेगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे क्या, स्नेल्स लॉ, जिसमें क्या डिटरमाइन किया गया है कि साइन आई जो होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी, अगर मान लिया जाए यहाँ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, कहीं कहीं पूछ देगा इंसिडेंस रे का एंगल निकालने, तो हम लोग पहले लिखेंगे साइन, पहले आई होगा बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, और साइन आर हम लोग को फाइंड करना है कांस्टेंट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट हम लोग को कैसे मानते थे, तो म्यू से मानते थे। तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से गिवन है कितना, 1.34, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन 60 डिग्री का हम लोग को पहले पता होना चाहिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कुछ अप्रॉक्स नहीं, √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का ये वैल्यू होता है। अब आगे सॉल्व करेंगे साइन 60 डिग्री। अब अगर साइन आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई 1.34, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स इसका कुछ वैल्यू आता है 0.646 के अप्रॉक्स,
ठीक है, साइन आर का वैल्यू। अब अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इस तरफ आने के बाद इन्वर्स में चला जाएगा, मतलब कि डिवाइड में जब चला जाएगा साइन, आर का हम लोग का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो जब भी साइन को उधर भेज देंगे तो ये क्या किस में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा। हम लोग इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स किसका निकालना है, तो 0. ये माइनस नहीं है, ब्रैकेट है, 0.646 का। अब हम लोग को आर्क साइन दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते थे, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से हम लोग क्या कर सकते थे, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिग्री में। तो ये कुछ आएगा अप्रॉक्स 40 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अप्रॉक्स 40 डिग्री। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि एक एंगल दिया रहेगा, या तो इंसिडेंट रे दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, या रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले पे फाइंड कर सकते हैं कोई भी एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और वो स्पीड ऑफ लाइट से कैसे रिलेट करता है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।